हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CUET का मैथमेटिकल फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020, 22, 23 एंड 24 का। तो चलो करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। तो देखते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन क्या आते हैं। पहला वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यहाँ पे बोला गया कि द फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय अ वी वेक्टर टी प्लस जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। इसको बताना पड़ेगा कि ये सॉलिनॉइडल है, रोटेशनल है, बोथ रोटेशनल एंड सॉलिनॉइडल एंड इरोटेशनल है। तो क्लास में हमने कराया है कि अगर सॉलिनॉइडल है तो इसका जो फॉर्मूला है तो डाइवर्जेंस ऑफ वी ऑफ वेलोसिटी वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा। अगर रोटेशनल है तो ये कर्ल ऑफ वी वो जीरो आना चाहिए। तो टेस्ट करते हैं। ओके, तो पहले डाइवर्जेंस अगर टेस्ट करेंगे तो क्या आएगा। डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल टू होगा डेल डेल एक्स फॉर डेल ऑपरेटर, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप। ओके, डॉट वी वेक्टर। तो वी वेक्टर जो है आई कैप जे कैप के कैप है। आई कैप वाला टर्म वो डेरिवेटिव के साथ रहेगा, बाकी जो टर्म है वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जे डॉट आई जीरो, जे डॉट के जीरो। तो ऐसे करके तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे आएगा अल्टीमेट वो आएगा कि डेल डेल एक्स ऑफ टी प्लस जेड प्लस डेल डेल वाई ऑफ प्लस आएगा डेल डेल वाई ऑफ जे कैप का कंपोनेंट। जे कैप का कंपोनेंट क्या है, जेड प्लस एक्स एंड डेल डेल जेड का जो कंपोनेंट आएगा वो होएगा एक्स प्लस वाई। तो ऑब्वियसली ये वाला तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई एक्स का टर्म नहीं है, कोई वाई का टर्म नहीं है, कोई जेड का टर्म नहीं है। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ तो वी जीरो आ रहा है, तो ये तो सॉलिनॉइडल होगा, सॉलिनॉइडल तो होगा। तो ये सॉलिनॉइडल एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है ना डाइवर्जेंस का, ये बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। एक्चुअली हर बार तुम अगर देखोगे एग्जाम पे तो ये कॉमन क्वेश्चन है MSc एंट्रेंस के लिए कि कोई वेक्टर दिया जाएगा कि वो सॉलिनॉइडल या होगा या फिर रोटेशनल होगा, इरोटेशनल होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है। ओके, तो अभी देखते हैं कि कार्ल क्या आते हैं यहाँ पे। तो कार्ल ऑफ वी टेस्ट करते हैं। कार्ल ऑफ वी को अगर कार्ल ऑफ वी देखेंगे तो क्या आएगा, कार्ल ऑफ वी आई कैप जे कैप के कैप। ओके, तो डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई डेल डेल जेड, राइट। तो ये होगा टी प्लस जेड जेड प्लस एक्स प्लस वाई, सॉरी प्लस एक्स प्लस वाई आएगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, आई कैप इंटू डेल डेल वाई वन, क्योंकि डेल ए वाई ये है वाई वाला टर्म, ये है वाई वाला टर्म, ये वाई है, और डेल डेल वाई ऑफ एक्स प्लस वाई वो आएगा वन। ओके, डेल डेल आई ऑफ एक्स प्लस वाई वो आएगा वन। तो फिर डेल डेल एक्स ऑफ, तो डेल डेल जेड क्या है, डेल वो माइनस वन, डेल डेल जेड ऑफ जेड प्लस एक्स आई कैप। जे कैप क्या आएगा, जे कैप आएगा कि डेल डेल जेड वन माइनस वन। के कैप क्या आएगा, के कैप आएगा वन माइनस जीरो आएगा। तो ये के कैप आ रहा है, तो ये नॉट इजिकल टू जीरो है, तो ये इरोटेशनल है। तो यहाँ का जो होगा कि ये सॉलिनॉइडल होगा एंड इरोटेशनल होगा। तो ऑप्शन सॉलिनॉइडल एंड इरोटेशनल वो सही ऑप्शन होगा। ओके,
देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, one label is aspirin and A and other is labeled as a reason of B, right? So A के लिए है मॉड्यूल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i by 1 - i square is 1 and reason 2 is multiplication of both 3 + 4i and with 7 - 3i gives you 33 + 19i। इसके हिसाब से बोलना पड़ेगा both A and R are true and R is the correct explanation of A। both A and R are true but R is not the correct explanation of A। A is true, R is false। चलो देखते हैं ये पहले ये वाला पार्ट देखते हैं। A में क्या दिया है? कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, राइट? तो वो दिया हुआ गया 1 + 2i by 1 - 1 - i का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 1 + 2i by 1 - 1 - 2i i square minus 2ab plus b square in the sense -1, राइट? ये आएगा -1, तो इसके हिसाब से ये आएगा -1, सॉरी ये आएगा -1 होगा। ओके, तो इसके हिसाब से देखें तो 1 + 2i by 1 - 2i, तो इसके मॉड्यूलस के लिए हम ऊपर नीचे में 1 + 2i से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे में आएगा 1 - 2i इंटू 1 + 2i। ओके, तो इसके हिसाब से आएगा तो 1 + 1 + 4i 1 + 4i -2। ओके, नीचे में आएगा कि नीचे में आएगा 1 सॉरी ये प्लस आएगा, सॉरी गलती हो गया। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे प्लस आएगा। देखो 1 प्लस ये प्लस आएगा तो फिर 1, तो मॉड्यूलस 1 आ रहा है, तो फिर ये वाला जो ऑप्शन है ये तो सही है, ये वाला जो ऑप्शन है ये तो सही है। देखते हैं सेकंड वाला, दूसरा वाले में क्या बोला गया कि दो मल्टीप्लिकेशन किया हुआ कि इसमें क्या सही होगा 3 + 4i इंटू 7 - 3i इक्वल टू क्या आएगा 21 - 9i प्लस 28i प्लस 12, तो ये आ रहा है कि 33 + 19i, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। लेकिन ये के लिए ए और आर बहुत सही, बोथ आर करेक्ट है, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो बहुत डिफरेंट मैथमेटिक्स है इसका, इसके लिए और उसके लिए। तो फिर इसमें जो सही ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, ये वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कौन सा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि x + y + z = a, x y + z = ab, z = abc, तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखो इसके वैल्यू के लिए ए हम लोगों ने जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव दिया हुआ है वो थोड़ा
अगर आइडिया है तो देख के पता चल रहा है कि ये 3 वेरिएबल ऊपर नीचे पे है। तो इसको हम एक मैट्रिक्स के आकार में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि डेल डेल एक्स, इसके लिए हम लिखेंगे कि डेल डेल एक्स लिखेंगे हमारा डेल एक्स बाई डेल ए, डेल एक्स बाई डेल वाई, सॉरी डेल बी, डेल एक्स बाई डेल सी। उसके बाद लिखेंगे डेल वाई बाई डेल ए, डेल वाई बाई डेल बी, डेल वाई बाई डेल सी। उसके बाद लिखेंगे डेल जेड बाई डेल ए, डेल जेड बाई डेल बी, डेल जेड बाई डेल सी। ओके, तो हम लोग को अभी क्या फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी, y का क्या होगा, z का क्या होगा, राइट। तो हमारा दिया हुआ का ऑप्शन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू ए, तो फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, राइट। तो इसके लिए हमारा x का वैल्यू क्या है, x एंड y प्लस जेड इजिकल टू ए बी। तो x यहाँ पे जो y प्लस बी इजिकल टू ए बी दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम बता सकते हैं कि ए बी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा a इंटू 1 माइनस बी। y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू होगा ए बी माइनस ऑफ जेड, राइट, ए बी माइनस ऑफ जेड। ओके, ए बी माइनस जेड, तो इसका वैल्यू जेड का वैल्यू आएगा माइनस ए बी सी। तो फिर ये ए बी सी, सॉरी नॉट ए बी सी, जस्ट ए बी, और जेड का वैल्यू जब सब्सटीट्यूट होगा उसका वैल्यू आएगा माइनस ए बी सी। तो ए बी इंटू 1 माइनस सी। अगर ये सबका वैल्यू डेरिवेटिव करके तुम्हें अगर वहाँ पे बिठाएंगे तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, तो इस कैलकुलेशन के लिए हम जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद उस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट जो है उसको देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा। देखो ये तुम घर में कर सकते हो क्योंकि हम लोगों ने एक्स वाई सब कुछ बाहर के रख दिया। तो इसका जो मैट्रिक्स वो है वो मैं लिख देती हूँ। इसका जो मैट्रिक्स डेल डेल एक्स, तो वो आएगा 1 माइनस बी माइनस ए, 1 माइनस बी माइनस ऑफ ए एंड 0 आएगा। और ये आएगा b इंटू 1 माइनस सी, ए इंटू 1 माइनस सी, सॉरी बड़ा करके लिखते हैं, 1 माइनस बी माइनस ऑफ ए, ये 0 आएगा। ओके, और ये आएगा b इंटू 1 माइनस सी, ए इंटू 1 माइनस सी माइनस ऑफ ए बी, बी सी, सी ए, और ये आएगा ए बी डेल जेड डेल्टा जेड, डेल जेड बाई डेल सी, ए बी आएगा, ये ए बी। अगर इसको तुम डिटर्मिनेंट में भागोगे तो इस लाइन के हिसाब से करोगे तो सही होगा, क्योंकि भाई 0 है तो क्विक रिजल्ट आ जाएगा। देखो ये तुम्हारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अगर इसको तुम डिटर्मिनेंट को निकालोगे तो ये आएगा जो आंसर वो आएगा, मैं आंसर लिख देती हूँ ए स्क्वायर बी, तो आंसर ये सही हो जाएगा। देखो ये अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको तुम घर में ही ट्राई करो, आएगा। उसके बाद देखते हैं ये क्या दिया हुआ गया। ये बोला गया कि कौन सा होगा हुई जो अमंग ऑफ द फॉलोइंग
इक्वेशन हुई दीजिए होमोजेनियस इक्वेशन। देखो होमोजेनियस इक्वेशन के लिए क्या तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि इसका जो पावर है वो सेम रहेगा। पहला वाला ट्राई कर देखते हैं। पावर मतलब देखो जो बोल रही हूँ, पावर मतलब क्या बोलते हैं, पावर मतलब अगर ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें तो एक्स स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है तो पावर है 2 है, और डिनोमिनेटर पे भी 2x स्क्वायर मतलब 2 है, लेकिन 3y क्यूब है। तो ये वाला सेम नहीं है, सब में 2 है, ये सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन होमोजेनियस नहीं होगा। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला में सब ऊपर में क्यूब और नीचे में स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला में सब स्क्वायर है लेकिन ये वाला जो पोर्शन है 1 है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 है, वो सब में स्क्वायर है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखो होमोजेनिटी कैसे निकालते हैं, तो मान लो कि पावर एक्स की एक्स पावर 4 के आकार में है, एक्स पावर 4 भी रह सकते हैं, एक्स क्यूब इंटू वाई भी हो सकते हैं, ऐसे एक्स स्क्वायर वाई जेड भी हो सकते हैं। देखो इसका पावर अगर जोड़ के सेम आ रहा है तो इसको होमोजेनियस इक्वेशन बोला जाएगा, अदरवाइज इसको नहीं बोला जाएगा। तो फिर ऑप्शन 4 सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये है स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम करते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फिर डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जो पी एन क्यू बोथ एक्स का फंक्शन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, ये तुम्हें याद रखनी होगी। देखो ये वाला क्वेश्चन हम क्लास 12 में भी किए। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, इंटीग्रेशन हो सॉरी पी डी एक्स, अगर ये उल्टा रहता कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इजिकल टू क्यू, तो यहाँ पे होता पी इंटू डी वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका फॉर्म याद रखना कि इसके हिसाब से, इस फॉर्म के हिसाब से ही हम लोगों ने बनाया, हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलो देखो इसमें क्या दिया हुआ कि which of the following statement given below are correct if the dot product means a dot b, ऐसे करके a dot b cos theta, a b cos theta, dot product of two vector is 0, तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू एच अदर। मान लो एक वेक्टर है a, एक वेक्टर, मान लो कि एक वेक्टर a है, a एक वेक्टर है, a वेक्टर एंड अदर वेक्टर इज b। ओके, अगर a डॉट बी करेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, राइट। अगर दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली 0, तो पहला वाला ऑप्शन तो सही होगा। एंड वर्क डन इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली क्योंकि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं, कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी, सॉरी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये तो कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन सही, ये वाला ऑप्शन गलत है। वेक्टर प्रोडक्ट विथ वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू ए स्केलर, हाँ ये सही है, क्योंकि देखो ए बी के इंटू ए क्रॉस बी, के स्केलर है, के स्केलर है, इसको हम लिख सकते हैं ए के ए क्रॉस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस के इंटू बी वेक्टर।
बी वेक्टर करके, बी वेक्टर करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऑलवेज ये सही है, डी का ऑप्शन। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। No, scalar product means dot product. Dot product of two non-zero vector is always positive. No, it's depend on the theta. If theta is थीटा के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, अगर थीटा के वैल्यू के ऊपर में डिपेंड करेंगे, क्योंकि अगर तो स्केलर प्रोडक्ट नॉन जीरो, उसका पॉजिटिव हर बार जीरो भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सपोज ये एंगल है फाई, तो कॉस पाई नेगेटिव, अगर ए बी का जो मल्टीप्लाई हो पॉजिटिव आए तो भी कॉस पाई का नेगेटिव -1, तो ये थीटा पे डिपेंड करेंगे, तो ये गलत है। तो ऑप्शन थर्ड सही होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या दिया होगा, द ऑर्डर क्या दिया, द गिवन अ टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट present in the equation. The order of the differential equation is the order of the highest differential coefficient present in the equation. Right, सही है। And the degree of the difference, the order first order differential equation, the degree of the coefficient, differential coefficient is the degree of the lowest derivative after removing radical sign fraction. The degree, द लोएस्ट डेरिवेटिव, नो ये गलत है, क्योंकि अगर मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो ऐसे करके, कि ऐसे लेते हैं कि डी वाई डी एक्स प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स टू डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0 इसका पावर 4। तो इस इक्वेशन का क्या होगा कि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जो आएगा उसका क्या रहेगा, वो दो चीज़ रहेगा, एक है ऑर्डर और एक है क्या रहेगा, तो डिग्री। तो डिग्री क्या चीज़ है और ऑर्डर क्या चीज़ है, तुम्हें समझना पड़ेगा कि ऑर्डर है हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ऑर्डर, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हाईएस्ट डेरिवेटिव है ऑर्डर, तो इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव क्यूब है, तो ये होगा ऑर्डर होगा इस इक्वेशन का, ऑर्डर होगा थर्ड एंड डिग्री एंड डिग्री क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री होगा क्या, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। पावर क्या है, इसका पावर 1 है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर थर्ड होगा एंड डिग्री 1 होगा। ओके, देखो यहाँ पे 4 पावर 4 है, तब भी इसका और डिग्री 1 ही आ रहा है, क्योंकि हम लोग डिग्री देखेंगे जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर क्या है, उसके हिसाब से हम लोगों ने डिफाइन करेंगे कि डिग्री और ऑर्डर। ओके, तो इसके लिए क्या बोला गया स्टेटमेंट 1 में, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, नहीं कोफिशिएंट पे नहीं, उसका कोफिशिएंट का कोई काम नहीं है यहाँ पे, जो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट का कोई मूल नहीं। अगर तुम यहाँ पे 5 बिठा दो तब भी इसका ऑर्डर सेम ही रहेगा। ओके, तो ये तो गलत हो गया ये स्टेटमेंट। देखते हैं दूसरा वाला, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द लोएस्ट डेरिवेटिव आफ्टर रिमूविंग द रेडिकल साइन। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द लोएस्ट डेरिवेटिव, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि डिग्री हम हाईएस्ट ऑर्डर के हिसाब से ही निकालते हैं, तो ये भी गलत है। ओके, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन 2 सही होगा। उसके बाद नहीं, ये तो हुआ, सॉरी ये तो हुआ अभी, देखो उसके बाद ये क्या आ गया, ये क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोला गया था, ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन मतलब सीयू सेट में बहुत पूछे जा रहे हैं कि क्योंकि एक ही क्वेश्चन में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तो गेट में भी आ रहा है और सीयू सेट में भी। सीयू सेट में ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे हैं, ये ट्रेंड अभी चल रहा है सीयू सेट का जो क्वेश्चन सेट में। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ट्रांसवर्स वाइब्रेशनल ऑफ ए स्ट्रिंग। देखो ट्रांसवर्स वाइब्रेशनल ऑफ ए स्ट्रिंग, वन डायमेंशनल हीट फ्लो, वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल हीट फ्लो, टू डायमेंशनल हीट फ्लो इन पोलर इक्वेशन। देखो ट्रांसवर्स वाइब्रेशनल ऑफ ए स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग में अगर ट्रांसफर वाइब्रेशन होगा तो ये जो इक्वेशन है वेव का, तो वेव का इक्वेशन क्या होता है कि del टू वाई बाई del t2 प्लस सी स्क्वायर del टू वाई del x2। ओके, ये है टू डायमेंशनल दिया हो गया, टू डायमेंशनल हीट फ्लो इन पोलर फॉर्म डी, टू डायमेंशनल हीट फ्लो। देखो ये ट्रांसफर इक्वेशन जो स्ट्रिंग पे वो है, जो वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वाइब्रेशन का, वो ये वाला इक्वेशन होगा, ये वाला फर्स्ट वन, ये वाला इक्वेशन, सॉरी ये वाला इक्वेशन, क्योंकि ये वेव का इक्वेशन है। और क्या, टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन। देखो हीट फ्लो इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन ये होगा, ये है वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन। देखो ये तुम्हें याद रखना होगा, या फिर तुमने अगर थ्योरी में पढ़ा होगा तो उससे निकल। तो यहाँ पे बोला टू डायमेंशनल हीट फ्लो इन पोलर। देखो यहाँ पे सब एक्स वाई जेड और टी में दिया होगा, पोलर फॉर्म ओनली ये वाला है। तो टू डायमेंशन में पोलर फॉर्म का जो इक्वेशन, ये सेकेंड ऑप्शन होगा। तो ए इक्वल टू होगा 1 ए पी, सी इक्वल टू होगा थर्ड, डी इक्वल टू होगा 2, और बी टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन जो है वो होगा बी वाला जो पार्ट है, बी का जो टू डायमेंशनल हीट फ्लो है, तो ये वाला। तो ऑप्शन थर्ड सही होगा। देखो ये इक्वेशन तुम्हें, देखो एक को देख के पता चलेगा क्या। देखो अगर यहाँ पे दिया हुआ टू डायमेंशनल हीट फ्लो इन पोलर फॉर्म, इस ऑप्शन यहाँ पे एक ही पोलर फॉर्म का इक्वेशन है, जो ऑप्शन जो था लिस्ट 2 में सेकेंड वाला। तो यहाँ पे ढूंढो कि अगर डी में सेकेंड ऑप्शन तो सिर्फ ए ही है, तो ऑप्शन थर्ड होगा। ऐसे करके भी थोड़ा बहुत ट्रिक लगा के भी तुम एग्ज़ाम में क्वेश्चन निकाल सकते हो, लेकिन हर बार ये काम नहीं कर सकता, तुम्हें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड द स्फेरिकल कार्टेशियन। तो ये तो तुम्हें याद है सभी को लगभग। एक्स इजिकल टू आर साइन थीटा साइन फाई जो पोलर फॉर्म में है, वाई इजिकल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, जेड इजिकल टू होगा आर कॉस थीटा। ओके, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ये सही होगा। इसमें क्या दिया हो गया कि दो तीन मैट्रिक्स दिया हुआ गया कि यहाँ का जो साम निकालना पड़ेगा। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये क्वेश्चन तो तुम्हें एग्ज़ाम में करना ही होगा, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए अगर ये क्वेश्चन में तुम गलती करोगे तो तुम सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि 1 3 -1 तो 3 आएगा, 0 7 1 तो 8 आएगा, 2 6 आएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा,
तो 3867, तो ऑप्शन थर्ड ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The line integral per unit area along the boundary of the small area. The line integral per unit area along the boundary of a small area around it a point in a vector field A. देखो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल और एरिया का बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर लाइन इंटीग्रल से एरिया में जो रिलेटेड फार्मूला है हम लोग के पास वो है स्टोक्स थ्योरी, राइट। स्टोक्स थ्योरी में क्या है, क्लोज लाइन इंटीग्रल मान लो कि ए डॉट डी एल है, तो इसको हम सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल में कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस, कर्ल ऑफ ए इंटू डी एस वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि द स्मॉल एरिया, द यूनिट एरिया, द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्मॉल एरिया। तो फिर ए डॉट डी एल, अगर देखो ये है एरिया, तो अगर इसके ऐसे करें, बेसिकली हम सोचे कि ये तो लाइन इंटीग्रल वाला पार्ट है और ये तो एरिया, अगर एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, तो जो एरिया वाला टर्म यहाँ पे आए तो क्या रह रहा है यहाँ पे, कर्ल ऑफ ए, सिर्फ कर्ल ऑफ ए रह रहा है। ओके, क्योंकि एरिया तो यहाँ पे आ गया, तो कर्ल ऑफ ए होगा इसका आंसर। ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि क्रॉस बी, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो सी के उसका जो कोफिशिएंट आएगा वो सी के साथ हमको इक्वेट करना होगा। तो देखो करते हैं। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ रहा है तो तुम लोग ये मैथमेटिकल फिजिक्स वाला पार्ट तो बहुत इजी आ रहा है, तो इस पोर्शन को तुमने कभी स्किप मत करना किसी भी एग्ज़ाम के लिए। एक्स y3 yx2, ओके, तो यहाँ पे क्या है 2x सॉरी 2y माइनस 3x ये 3y के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के कैप, ये सब कैप है। ओके, अब हम इसको सी के साथ इक्वेट करें। देखो सी का जो आई कैप वाला कोफिशिएंट है वो है -5, तो अगर हम कंपेयर करें तो 2y माइनस 3x इजिकल टू -5 आएगा, और क्या होगा कि 3y माइनस 2x वो आएगा 0, और क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो जो आएगा वो 5 आएगा। तो देखो अगर ऑप्शन ए चूज़ करें, ऑप्शन ए के लिए एक्स स्क्वायर 4 आएगा, क्योंकि एक्स इजिकल टू 2, एक्स स्क्वायर 4 प्लस देन माइनस है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर क्या आएगा 9, वाई स्क्वायर क्या आएगा 4, 9 माइनस 4 5 सही है, और 2 इंटू 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 3 6, सो 0। तो अगर x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 3 ले, x इजिकल टू 3
एंड y इज इक्वल टू 2 ले तो ऑप्शन, तो ये सब इक्वेशन जो है, ये तीनों इक्वेशन ये मैच कर रहा है, तो फिर ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। यहाँ पे क्या बोला गया था, गिवन टू स्टेटमेंट है Z1 Z2, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से वो क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का। अगर तुम Z1 इज इक्वल टू R e टू आई थीटा ले लो, R1 इज टू आई थीटा 1, R e टू आई थीटा 1 एंड I2 इज इक्वल टू e टू आई थीटा 2 ले लो Z1। अगर Z1 ले लो के R e टू दावर आई थीटा 1, Z2 ले लो आई थीटा 2, और इसको तुम बिठाओगे तो ये वाला जो रिलेशन है ये तो सही आएगा, ये सही आएगा, लेकिन ये वाला रिलेशन गलत आएगा क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है। अगर ये प्लस होता तो ये इक्वेशन सही हो जाता। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट बट ऑप्शन 2 इज फॉल्स। Choose the correct sequence of the four statement given below so that the phrases make a complete sense. Then the sets of equation corresponding both are known as transformation of coordinate. We can associate a unique set of coordinate given a point P is a rectangular coordinate system called the coordinate coordinate system of P. Okay. देखो पहले एक पॉइंट गिवन होगा, पहले एक पॉइंट गिवन दिया होगा कि पॉइंट जो गिवन है क्या है, जो गिवन पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट इज P, तो गिवन पॉइंट इज P, गिवन पॉइंट इज P, पॉइंट इज इक्वल टू P, राइट। गिवन पॉइंट इज P इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम देखेंगे वी कैन एसोसिएट ए यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम फिक्स करेंगे। उसके बाद आएंगे कि यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, देन दिस पॉइंट एसोसिएटेड विथ दिस थिंग्स, बी सी विल बी एसोसिएटेड विथ बी। देखो उसके बाद एक पॉइंट फिट कर देंगे, वी कैन एसोसिएट ए यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट पॉइंट दिया होगा, उसके बाद हम एक कोऑर्डिनेट फिक्स कर सेट करेंगे यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। उसके बाद क्या आएगा, इट्स ये वाला जो इक्वेशन इसको हम देन द सिस्टम देन द सेट ऑफ इक्वेशन कनेक्टिंग बोथ आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके हाँ, उसके बाद जो सिस्टम आएगा तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन पहले तो इक्वेशन दिया जाएगा, तो उसके बाद आएगा ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। अगर उस पॉइंट के हिसाब से दिया जाए, मान लो क्या पॉइंट दिया है कि 2 3 5 एक कार्टेशियन में दिया हुआ गया, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, वी कैन एसोसिएट यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। देखो इसके लिए, ये वाला इक्वेशन के लिए हम लोग एक कोऑर्डिनेट फिक्स किया कि XYZ कोऑर्डिनेट, उसके हिसाब से 0 0 0 जिसका ओरिजिन है उसके हिसाब से ये 2 3 5 आ रहा है। तो उसके बाद वी कैन सेट यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जिसका बेस हो जाएगा 1 1 1 जो हो यूनिट वेक्टर के हिसाब से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर ये वाला इक्वेशन को हम अगर पोलर में कन्वर्ट करना चाहे तो ये आ जाएगा कि कार्विलिनियर कोऑर्डिनेट, तो वो आएगा कार्विलिनियर। उसके बाद क्या होगा कि कार्टेस पोलर फॉर्म से आएगा, कि पोलर फॉर्म से क्या होगा कि आउट ऑफ दिस पोलर फॉर्म एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, विदिन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाने के बाद
को कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाने के बाद क्या होगा कि इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा। तो फिर पोलर स्फेरिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये क्या हो गया, पोलर कार्टेशियन, पोलर मिल रहा है, कार्टेशियन गिवन है, तो ये हो रहा है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, पहले पॉइंट, उसके बाद यूनिक सेट्स, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेट कार्बोनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आएगा ऑप्शन थर्ड, सही होगा। डाइवर्जेंस ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू डाइवर्जेंस ऑफ आर। देखो डाइवर्जेंस का आर का जो वैल्यू आएगा वो तो तुम्हें पूरा याद रखनी चाहिए, लेकिन ये 3 आएगा। चलो दिखा देते हैं। आर का वैल्यू क्या था, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो फिर आएगा डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप। ओके, तो आर वेक्टर मतलब एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप, तो इसका क्या आएगा, तो आई डॉट आई वो 1 होगा, बाकी सब तो आई के साथ जो होगा तो 0 आएगा। तो डेल डेल एक्स ऑफ एक्स 1, ऐसे करके जे के साथ डेल डेल वाई 1 प्लस डेल डेल 1, तो ये 3 आएगा। ओके, ये याद रखना है। इसके बाद जो आ रहा है वो है ये, देखो ये तुम तो बहुत इजी है, तो जस्ट 2 मल्टीप्लाई करो उसके साथ, 2 मल्टीप्लाई करो ए के साथ एंड 3 मल्टीप्लाई करो बी के साथ, उसके बाद बस सब्सट्रैक्शन। ये तुम लोगों ने घर में करो या ट्राई करो एक बार, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये इसमें नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्ट है। ये क्या दिया होगा, इफ आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए सरफेस इज दैट इनक्लोज द वॉल्यूम वी, फाइंड द आर डॉट एस। देखो ये है डाइवर्जेंस थ्योरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा। क्या दिया हुआ गया कि एस क्लोज आर डॉट डी एस, ये क्लोज है। अगर ये क्लोज है तो इनक्लोज द वॉल्यूम, ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस से हम वॉल्यूम में कन्वर्ट हो सकता है। तो कैसे, V वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ R इंटू डी। देखो डाइवर्जेंस ऑफ R, तो पहला वाला इक्वेशन हम देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ R क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है, 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी मतलब V, तो 3V आएगा आंसर। इसका आंसर 3 होगा, सही आंसर। चलो ये क्या है, ये दिया होगा गिवन अ 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज ए एंड अनदर इज रीजन ऑफ आर, कर्ल ऑफ ए फिजिकल टू 0, इरोटेशनल, ए गिवन वेक्टर ए इरोटेशनल इंडिकेट नो। अगर रोटेशनल के लिए, इरोटेशनल के लिए ये गलत है, ये गलत स्टेटमेंट दिया होगा, क्योंकि कर्ल ऑफ ए जब 0 आएगा तो रोटेशनल होगा, और कर्ल ऑफ एफ नॉन जीरो तो इरोटेशनल। ये 0 आ रहा है लेकिन इरोटेशनल, ये गलत है। एफ वेक्टर इज कॉन्जर्वेटिव, अगर 0 आ रहा है तो कॉन्जर्वेटिव है। ओके, तो बोथ स्टेट नहीं, बोथ करेक्ट नहीं है। ए आर इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट क्योंकि यहाँ पे इरोटेशनल दिया हुआ है। आंसर होगा 4। देखो मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत बेसिक से पूछ रहे हैं, और वेक्टर एनालिसिस के पार्ट तो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा। ओके, ये देखो यहाँ पे देखो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ कि साइन जेड, साइन जेड क्या होगा, साइन जेड के लिए, साइन जेड का जो
सीरीज होता है वो होता है कि जेट, सॉरी साइन जेट का जो सीरीज साइन जेट का जो सीरीज आएगा वो होगा क्या, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस जेड टू द पावर 7, जेड टू द पावर 5 3 5 7 7 बाई 7 फैक्टोरियल। ओके, तो ये आएगा राइट। उसके बाद क्या होगा, जेड टू द पावर 7 फैक्टोरियल, तो इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एन के हिसाब से लिखना पड़ेगा। एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, 1 से एन इक्वल टू 1 से एन तक, तो -1 होल टू द पावर एन, -1 होल टू द पावर एन प्लस 1, क्योंकि -1 होल टू द पावर एन -1 होल टू द पावर एन बाई जेड टू द पावर 2n प्लस 1, क्योंकि और वैल्यू आ रहा है, जेड टू द पावर 2n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल आएगा। ओके, 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल आएगा। तो फिर ये क्या होगा, जेड टू द पावर 2n प्लस 1 साइन के लिए यहाँ पे होगा n प्लस 1, या फिर जेड इजिकल टू 2 के लिए लेस देन 1, जेड इजिकल टू माइनस इनफाइनाइट से कम होगा। तो फिर कॉस जेड का क्या है, कॉस जेड का जो फार्मूला आ रहा है, कॉस जेड का फार्मूला आएगा कॉस जेड का फॉर्मूला आ रहेगा कि 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड 4, सब इवन टर्म आएगा, फैक्टोरियल माइनस, ऐसे करके चलेगा। ओके, तो इसका क्या होगा, इसका होगा कि ये 0 से स्टार्ट होगा, n प्लस 1, ये हो जाएगा n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, तो क्या होगा -1 होल टू द पावर n प्लस 1, -1 होल टू द पावर n 0 1 इंटू जेड टू द पावर 2n बाई 2n फैक्टोरियल। ओके, तो -1 होल टू द पावर n, -1 होल टू द पावर n, तो 2n फैक्टोरियल। और tan इनवर्स जेड का क्या होगा, tan इनवर्स जेड का जो फॉर्मूला आएगा, tan इनवर्स जेड का जो सीरीज एक्सपेंशन होगा तो होगा tan इनवर्स जेड का जो सीरीज एक्सपेंशन होगा वो होगा जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 प्लस जेड टू द पावर 5 बाई 5 माइनस जेड टू द पावर 7 बाई 7 हो गया।
देखो जेड का जो स्मॉल वैल्यू है उसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, जेड का जो स्मॉल वैल्यू है उसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका सीरीज एक्सप्रेशन करेंगे तो ये आ रहा है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ गया उसमें थोड़ा गड़बड़ी दिखाया है, क्योंकि अगर हम साइन के लिए भी देखें और कॉस के लिए भी देखें हर बार 2n-1 2n-1 आ रहा है क्यों। अगर हम देखेंगे कि ln 1 + z के लिए देखो एक बार, ln 1 + z ln 1 + z के लिए ln 1 + z ln 1 + z के लिए क्या आता है सीरीज एक्सपेंशन, z - z² प्लस z³ देखो 1 है ना यहाँ, माइनस z⁴/4 और फैक्टोरियल नहीं होगा ये 4 प्लस डॉट हो जाएगा। ये स्मॉल जेड के लिए, अगर जेड का वैल्यू स्मॉल है तो इसके लिए जो फार्मूला आता है, इसके लिए जो फार्मूला होगा कि यहाँ पे तो -1 होल टू द पावर n+1 आएगा। n=1 से 1 से स्टार्ट होगा, n=1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से ये आएगा z⁴n/n ऐसा होगा। देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ये वाला ऑप्शन सेकंड में है, ये वाला सेकंड डी में 2 है, D2 ये ऑप्शन थर्ड पे है, ये वाला सही होगा। लेकिन ए के साथ थर्ड है -1 होल टू द पावर n-1 z⁴2n-1 की होगा। n तो अगर 3 हो तो 6 - 1 5 3 2 हो 4 2n-1 n=2, ये 3 ऑप्शन थर्ड सही होगा। ओके यहाँ पे क्या किया कि n के प्लेस में हम लोगों ने n के प्लेस में n-1 डाल दिया। देखो क्या हो रहा है इसमें, एक्चुअली देखो इसमें क्या हो रहा है कि n के प्लेस में n-1 डाल दिया। ये वाला पोर्शन को देखो ऑप्शन में कैसे किया। ऑप्शन में यहाँ पे तुम क्या करो, बस n के प्लेस में n-1 डाल दो तो क्या आएगा, -1 होल टू द पावर n-1, उसके बाद z⁴2n-2 तो क्या आएगा, n के प्लेस में n-1 तो 2 × n-1 -1 आएगा, राइट, n-1 बाई 2n-1 फैक्टोरियल, और ऊपर में भी यही आएगा। ऊपर में भी अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे इस पोर्शन को तो ये यही आएगा। ओके, तो इसमें n के प्लेस में n-1 डाल दिया और कुछ नहीं, तो फिर ऑप्शन 3 सही होगा। ये याद रखना। इसके हिसाब से जो ये जो बॉक्स दिया हुआ गया है ना, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन इनवर्स के लिए, इसके लिए, ये तीनों के लिए n के प्लेस में, अगर तुम इसका आंसर लेना चाहते हो तो n के प्लेस में n-1 डाल दो तो आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ये सॉलिनॉइडल होगा। ये कैसे? r⁴n r वेक्टर इज सॉलिनॉइडल इफ देखो सॉलिनॉइडल होने के लिए इसका डाइवर्जेंस को जीरो होना पड़ेगा। अगर डाइवर्जेंस हम लोगों ने देखे कि डाइवर्जेंस ऑफ r⁴n इंटू r वेक्टर, तो ए आएगा ग्रेडियंट ऑफ r⁴n। देखो इसका जो फॉर्मूला है वो तो क्लास में, एक स्केलर अगर एक वेक्टर रहेगा तो क्या डाइवर्जेंस होगा, ये तो तुमने क्लास में r⁴n ग्रेडियंट डॉट r वेक्टर प्लस r⁴n को फिक्स रख के डाइवर्जेंस ऑफ r। ओके, तो अगर ऐसे करें तो ये आएगा n इंटू r⁴n माइनस 1 r कैप डॉट r वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ r तो 3 होगा तो 3 r⁴n आएगा। अब अगर हम अब क्या करेंगे, n r⁴n माइनस 1 r स्क्वायर बाई r, क्योंकि r कैप के प्लेस में हमने क्या किया r वेक्टर बाई r वेक्टर डॉट r वेक्टर, यहाँ पे क्या होगा r वेक्टर डॉट r वेक्टर, तो r स्क्वायर आ जाएगा तो बाई r। ओके, प्लस 3 r⁴n, ये आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा कि n r⁴n प्लस 3 r⁴n, ये जीरो आना पड़ेगा सॉलिनॉइडल के लिए, तो फिर n प्लस 3 इजिकल टू 0, तो इसके हिसाब से n इजिकल टू -3, लेकिन ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, n -3 होना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस आएगा तब भी ये सही होगा। यहाँ पे क्या दिया है, एक सर्कुलर फंक्शन और एक हाइपरबोलिक फंक्शन दिया हुआ है। तो सर्कुलर फंक्शन के लिए क्या होगा और हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए क्या होगा, साइन एक्स का जो हाइपरबोलिक फॉर्म है वो है साइन हाइपरबोलिक lx। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन का साइन हाइपरबोलिक x भी लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि lx ही लिखना पड़ेगा, साइन हाइपरबोलिक x। ऐसे कॉस के लिए भी कॉस हाइपरबोलिक x, टेन के लिए भी टेन हाइपरबोलिक x, सेक्स के लिए भी सेक हाइपरबोलिक x। यहाँ पे अगर एक साइन चेंज कर दिया और वो वैल्यू को सामने डाल दिया तो ऐसे फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बात सोचो कि साइन एक्स की जगह पे अगर हमने यहाँ पे 2 डाल देते हैं तो इस फंक्शन में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, साइन हाइपरबोलिक एक्स में कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा ना। तो ऐसे ही तो फिर ये साइन एक्स के साथ होगा जो वो है ये वाला साइन हाइपरबोलिक एक्स आएगा, कॉस एक्स के लिए आएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन एक्स के लिए टेन। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या किया गया, तो इसका वैल्यू चेंज कर अगर हम 2x करते इसको और उसको, तो हमारा जो अल्टीमेट फंक्शन है उसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका तो नेचर एज इट इज रहेगा, लेकिन फंक्शन में थोड़ा फंक्शन का नेचर सेम आएगा, लेकिन क्या होगा तो बड़ा छोटा वो आएगा क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई के हिसाब से। तो फिर ऑप्शन 2 सही होगा इसके हिसाब से। इसमें क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ आर तो 3 होगा, तो मतलब ये 3 साल में 3 बार ही पढ़ा है। अरे हर साल ये क्वेश्चन पूछ रहा है यार, CUET वालों को ये बहुत पसंद आ गया ये क्वेश्चन, डाइवर्जेंस ऑफ आर का क्या होगा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन लोगों ने वेक्टर एनालिसिस से पूछ रहे हैं, ये तो 3 होगा, इसका तो डेरिवेशन इस वीडियो में। कर्ल ऑफ आर क्या होगा, कर्ल ऑफ आर 0 आता है, और ग्रेडियंट ऑफ आर ग्रेडियंट ऑफ 1/r। एक फार्मूला बता देते वो याद रखना, ग्रेडियंट ऑफ r⁴n इसका होता है n r⁴n माइनस 1 r कैप। ओके, अगर जहाँ पे कहीं पे तुम कैप देखोगे और कहीं पे तुम क्या देख पाओगे, ये फंडामेंटल जो फार्मूला है। अगर कहीं पे तुम ऐसे देख सकते n r⁴n माइनस 1 r वेक्टर बाई r मीन्स क्या होगा n r⁴n माइनस 2
आर वेक्टर, कोई भी एक ले लो, सेम है। तो ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर 1 है, अगर 1 है तो ये क्या आएगा, 1 है। अगर यहाँ पे एन की प्लेस में 1 बिठा दो, यहाँ पे एन इजिकल टू 1 बिठा दो, एन इजिकल टू 1 बिठाने से क्या आएगा, 1 आर टू दी पावर -1 आर वेक्टर, मीन्स आर वेक्टर बाई आर, तो ये आएगा। अगर आर की वैल्यू -1 बिठा दे तो क्या आएगा, ये तो 1 के लिए, अगर आर की वैल्यू -1 बिठा दे तो क्या आएगा, -r टू दी पावर -3 बाई आर वेक्टर, ये आएगा -r वेक्टर बाई आर क्यूब। क्या है, जे डेल यू डेल एक्स एंड जे प्राइम जैकोबियन है। जैकोबियन का जो फॉर्मूला है, तो अगर ऐसा फंक्शन रहती है कि यू वी बाई एक्स वाई एंड एक्स वाई बाई यू वी, तो याद रखना कि जे और जे प्राइम वो 1 आती है, ये तुम्हें याद रखनी होगी, क्योंकि जे प्राइम आती है इनवर्स ऑफ जे इनवर्स। इसका जो मैट्रिक्स जे है वो मैट्रिक्स है, डेल यू, जो मैंने पहले जो एक मैथ किया था ना कि x + y + z = ए, ऐसा कुछ मैथ थे उसके हिसाब से, क्योंकि ये दो मैट्रिक्स है, जे भी मैट्रिक्स है और जे प्राइम भी मैट्रिक्स है, बस उल्टा कर दिया, ये यहाँ पे चला गया और इस पोर्शन यहाँ पे चले आए, तो जे प्राइम होगा 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जे एंड जे प्राइम। देखो ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स विथ सेम ऑर्डर, ए बी 0 एंड बी ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए बी 0 है, अगर ए 0 है तो ए बी 0 आएगा, बी ए भी 0 आएगा, लेकिन बी ए 0 नहीं है तो ए 0 नहीं होगा। सॉरी समझो, यहाँ पे क्या दिया, ए बी दो मैट्रिक्स है जिसका ए बी इक्वल टू 0 लेकिन बी ए 0 नहीं है। अगर ए 0 है, अगर अब ऑप्शन टेस्ट करो, अगर ए 0 है तो ए भी 0 आएगा जो दिया हुआ, ठीक है, लेकिन बी ए भी 0 आना चाहिए, लेकिन बी ए 0 नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत। ए नॉन जीरो, हाँ हो सकता है ए भी 0 है, अगर बी ए नॉन जीरो तो ए नॉन जीरो हो सकता है, बी 0, अगर ए भी 0 तो बी 0, बी ए भी 0 होना पड़ेगा, लेकिन बी ए 0 नहीं है तो ये गलत है, बी नॉन जीरो हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी एंड डी, ऑप्शन थर्ड सही होगा। यहाँ पे क्या था, आर्गूमेंट ऑफ -1 -i। आर्गूमेंट कैसे निकालोगे, आर्गूमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है tan थीटा इजिकल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। y क्या है, -1 तो tan इनवर्स 1 तो π/4। लेकिन यहाँ इसको देखना पड़ेगा ये कौन सा रीजियन में है। देखो ये बहुत -1, ये है रियल एक्सिस, ये है इमेजिनरी एक्सिस, ओके। तो ये जो -1 -i है ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है, तो इस पोर्शन पे, तो ये इस पोर्शन पे, ओके। अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करें तो एंटी क्लॉकवाइज जो प्लस वैल्यू आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, और मान लो कि क्लॉकवाइज ले रहे हो इसका वैल्यू, तो जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से माइनस ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो ये जो वैल्यू है तो हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तो फिर क्या होगा कि टोटल वैल्यू पाई है, टोटल जो वैल्यू है उसके हिसाब से, अगर क्लॉकवाइज है माइनस, अगर π/4 आ रहा है तो पाई से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, पाई माइनस π/4, क्योंकि ये टोटल पाई है,
ये टोटल पाई है, इससे हम सब्सटीट्यूट पाई/4, तो ये हम लोग का ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा जिस रीजन में जाते हैं। तो 3π/4, लेकिन ये क्लॉकवाइज है, तो इसलिए माइनस ऐड करना पड़ रहा है। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा, -3π/4, ये सही होगा। ये वाला देखो, अगर इसको हम डाइवर्जेंस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है, और डाइवर्जेंस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि डाइवर्जेंस थ्योरम के हिसाब से क्या है, A.ds इजिकल टू डाइवर V के लिए, ये तो सरफेस के लिए, V के लिए डाइवर्जेंस ऑफ A dV होगा, राइट, dV। डाइवर्जेंस ऑफ A क्या होगा यहाँ पे अगर तुम कैलकुलेट करोगे डाइवर्जेंस ऑफ A आएगा क्या, A + B + C dV, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, तो V का वॉल्यूम क्या होगा, A + B + C तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर 4/3 πr³। यहाँ का रेडियस क्या दिया है, रेडियस यूनिट दिया हुआ, तो इसलिए ये r³ आ जाएगा, r³ का 1 तो ABC। देखो एग्ज़ाम में थोड़ा फास्ट भी करना पड़ेगा तुम लोगों को, अगर एक मतलब क्या इजी क्वेश्चन में ज़्यादा भी टाइम नहीं देना है, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में कि हर क्वेश्चन को तुम ऑब्जेक्टिफाई करके करो, या फिर इसका डिटर्मिनेंट तुम खुद घर में ट्राई करो यार, इसका जो डिटर्मिनेंट तुम घर में ट्राई करो तुम लोगों ने। उसके बाद जो आएगा इसका आंसर आएगा थोड़ा 51, लगता है 51 आएगा, तुम लोग घर में ट्राई करो इस, हाँ 51 आएगा इसका आंसर। ये वाला जो इक्वेशन है इसका बस डेरिवेटिव करो और मल्टीप्लाई कर दो, ये डेरिवेटिव है, इसका आंसर 0 आएगा। ये घर में ट्राई करो, ये तो मैथ जो है वो घर में ट्राई करो, इसका ये दोनों ईजी है। ओके, तो हम लोगों ने CUET का जो मैथमेटिकल फिजिक्स वाला पार्ट है हम लोगों ने कंप्लीट किया। थैंक यू।